हैं जब हम की को ऑन करते हैं, जब हम की को ऑन करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये बल्ब जल जाता है। जब हम की को ऑफ करते हैं, जैसे स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब जल जाता है, ऑफ करते हैं तो बल्ब बंद हो जाता है। देखा आपने? अब ये जो आपकी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, इनमें क्या है, बीच में मेटल लगी हुई है, वायर्स के अंदर क्या है, मेटल्स है, वायर किसकी बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या आपके पास करंट पास हो रहा है। तो सेम हमें ये कह रहा है कि जैसे ये आपने क्या बना दिए हैं, दो आयरन की रॉड्स लगा दी, और इन आयरन की रॉड्स को किसके साथ किया आपने, इस तरह से वायर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। तो मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करंट तब पहुंचेगा, मतलब बाया बाया यहां से आएगा। आपको कैसे पता चलेगा करंट पास हो रहा है? अगर ये बल्ब ग्लो हो, आपको कंफर्म हो जाएगा कि एंड से दूसरे, जो हमारा पूरा सर्किट है ना, उसमें क्या एक एंड से दूसरे एंड तक करंट पहुंच रहा है। और अगर ये बल्ब ग्लो ना करे, अगर ये बल्ब ना जले, तो हमें क्लियर होता है कि भाई यहां से करंट यहां तक नहीं पहुंचा है। क्लियर है? क्लियर है? यस तो मैम। ऐसा एक्सपेरिमेंट कराया गया किसके साथ कि यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन लिया गया। एक्वस क्लियर हुआ था कल? क्लियर हुआ था कि एक्वस जिसमें हम वाटर को लेते हैं और उसमें हम कुछ डिजोल्व सब्सटेंस हम डिजोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पानी लिया है और पानी में क्या डाला है, कुछ ड्रॉप्स किसकी डाली है, एसिड की डाल दी, राइट। अब आपका क्या है कि आपने एक्टिविटी, जो मेन चीज इसके अंदर पढ़ना आपने खुद है, इसमें क्या लिखा हुआ, इसमें बोला कि भाई पानी लिया, पानी में कुछ HCl की ड्रॉप्स हमने क्या कर दी हैं, डाल दी हैं। और जब हमने इस की को ऑन किया है, जब इस स्विच को ऑन किया है, तो यहाँ पे बल्ब जो है वो क्या कर गया है, जल गया है, ग्लो कर गया है। तो इट मीन्स, इट इंडिकेट्स दैट द एसिड which we have put in water, or we can say that aqueous solution of an acid conduct electricity। क्या करता है वो, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होती। समझ गए? यस मैम। यस मैम। अब इस नोट की फॉर्म में लिखेंगे आप लोग, राइट वन थिंग इन द फॉर्म ऑफ नोट, कि भाई आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास जो आयन्स होते हैं ना, लिखो नोट की फॉर्म में लिखो, द स्पीशीज responsible for the conduction of electricity those are वो आयन्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। थर्ड इज होल्स हो सकते, दैट्स इट। ये होल्स वाला भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं होगा पता। आयन्स पता है, केटायन और एनायन। आयन्स पता है केटायन कैसे बनता है और एनायन कैसे बनता है? एनी आइडिया अबाउट दिस? आयन्स पढ़े होंगे बेटा, 9th में पढ़े होंगे कि केटायन बन रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करने से, एनायन बनता है इलेक्ट्रॉन लूज, केटायन बनता है। पढ़ा हुआ है कभी ऐसा? एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा ना आपने 9th में? यस मैम। उसमें कहते हैं कि एटम इज अ न्यूट्रल थिंग। आपके पास एटम न्यूट्रल है, और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाए, जितने इसके पास नॉर्मल कंडीट्रॉन्स हैं, अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को क्या बोलते थे? हम बोलते थे इसको केटायन, और इसको क्या बोलते थे?
एनाइन। बोलते थे Yes, ma'am. Yes, ma'am. ना कि जब हम अपने एसिड को पानी में डालते हैं, when we put some acid drops in water, what happen, जो एसिड आयंस में डिसोशिएट हो जाता है, टूट जाता है, क्या होता है इसमें, डिसोशिएट हो जाता है, राइट। इज इट क्लियर? लेट्स सी कि भाई Yes, कैसे डिसोशिएट होता है, कैसे टूटता है, देखेंगे अभी हम कि कैसे टूट जाता है। और अगर वो आयंस में टूटा है तो मतलब कि दोज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी हो ना, तो उसके लिए आपके पास क्या रिस्पॉन्सिबल होगा, वही आयंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। लो नाउ सी दिस थिंग। अब ये जो एक्टिविटी हमने पीछे देखी ना, ये एक्टिविटी एक, इसने 3 सैंपल लिए थे, 3 सैंपल में इसके पास ग्लूकोज भी था, एल्कोहल भी था और एक एसिड था। तो जब वो तीनों की तीनों एक्टिविटी करा के देखी ना, ग्लूकोज के साथ भी करा के देखी, एल्कोहल के साथ भी करा के देखी, और आपके पास कोई एसिड, चाहे HCl ले लो चाहे H2SO4 ले लो, उनके साथ करा के देखी, तो सिर्फ और सिर्फ केस वो बल्ब था, ग्लूकोज और एल्कोहल वाले केस में नहीं हुआ था, बल्ब ग्लो नहीं किया था। मतलब एक एंड से दूसरे एंड इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाने के लिए कुछ कोई ऐसा स्पीशीज अंदर प्रेजेंट नहीं था। अभी हमने बोला कि आयंस आर रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। हमने बोला होल्स या हमारे पास कर्नल्स वगैरह होते हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगर कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हैं किसी चीज में, तो वो भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। हम मेटल्स की बात करते हैं, हम की भी हमने अपने घर का इलेक्ट्रिकल वायरिंग करवाया हुआ है, और हम स्विच जलाते हैं, आपके जैसे आपके बेड स्विचेस ही लगे होते हैं, ट्यूब आपके सामने वाली दीवार पे लगी, आप वहां से क्या करते हैं, ऑन करते हैं, और वो क्या हो जाती है, जल जाती है। देखा ऐसा ना? तो आपने स्विच यहाँ से जलाया तो यहाँ जलना चाहिए था ना, कुछ जला वो वहां जाके, तो अंदर क्या है, वायर के थ्रू, वो जो मेटल की वायर है उसने क्या किया हुआ है, एक एंड से दूसरे एंड तक वहां पे सर्किट बना हुआ है, आपने ऑन किया। अब जो मेटल्स होती हैं उनमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो मेटल के केस में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए फ्री, एसिड के केस में हम क्या कह रहे हैं, आयंस है हमारे पास। समझ गए? तो ये दो चीजें तो एटलीस्ट आपने याद रखनी है कि in metals electrons are responsible to conduct the electricity. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now see the next one is, अब कहता है कि जब हमारे एसिड की बात हो रही है, एसिड को हमने पानी में डाला तो टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि we have HCl, when you put it into water, पानी में डाला, तो ये देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया एक्वस। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ एक्वस है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये HCl किसमें आपने डाला, पानी में। क्लियर? पानी में डाला तो टूट जाता है किसमें, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये आयंस बन गए, ये भी आयन है, ये भी आयन है, दोनों के दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएंगे। तो आप किसी भी एसिड को उठा के देख लो, जो आपके पास एसिड्स है ना, ये HCl है, H2SO4 है, HNO3 है ना, इन सब में आपके पास क्या चीज कॉमन होती है, दे हैव पॉजिटिव कॉमन, all of them have H positive common. See over here in this HCl, H positive dissociate हुआ, H positive तो निकला ही निकला। HNO3 में देखो H positive अलग हो गया, बाकी का पोर्शन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, वो अलग हो गया। अगर H2SO4 का डिसोसिएशन देखोगे तो इसमें क्या है, आपके पास H पॉजिटिव निकल रहा है, साथ में दूसरा नेगेटिव चार्ज आयन भी इसमें क्या हो रहा है, सेपरेट आउट हो रहा है। The next one is what, that is acetic acid, इसमें भी क्या हो रहा है, H पॉजिटिव निकल रहा है। तो हमारे पास
जो एसिडिक करेक्टर, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं एसिड, हमारे पास एक और नया कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ अबाउट द एसिड्स एंड बेसिस, राइट? इज इट राइट? अभी तक तो हम पढ़ते आ रहे थे Yes. कि एसिड हमारे हैं, टेस्ट में खट्टे लगते हैं, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर आपने फिनोप्थलीन वगैरह की बात पढ़ी, इंडिकेटर्स की बात पढ़ी। बट अब हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास डेवलपमेंट होती गई, कोई और साइंटिस्ट आया, उसने बोला नहीं अब हम सारे के सारे एसिड्स को तो चख के देख नहीं सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस कि भाई मैं लैब में जाऊं और HCl की बोतल लेकर उसको पी जाऊं और ये देखना चाहूं कि वो कैसी है, is it sour in taste? But we have already learned this thing कि these acids are quite corrosive in nature. हम पी लेंगे मर जाएंगे, है ना, जल जाएंगे अंदर से। क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, तो ma'am. कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस होने वाला है अबाउट H पॉजिटिव, कि आपके पास ऐसे सब्सटेंसेस जो H पॉजिटिव क्या करते हैं, रिलीज करते हैं व्हेन दे आर मिक्स्ड विद वाटर, और वी कैन से दैट कि जब हम उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो क्या रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव रिलीज करते हैं। और ये वाला क्वेश्चन आज दे भी रखा आपको कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपके पास आगे आएगा भी, है ना। बट स्टिल आप क्या देख रहे हैं, इन सारे के सारे एसिड्स में एक चीज कॉमन देख रहे हैं कि उनके पास क्या है, H पॉजिटिव। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. यार मतलब तुम इतने दुखी दुखी क्यों बोलते हो, थोड़ा सा एंथुसियाज्म ज़ील के साथ बोला करो, मुझे भी अच्छा लगता है ना कि अरे भाई अभी कितना टाइम हो गया तब भी बच्चों में इतना पढ़ने का वो है, जोश है ना। देखिए, रीड दिस लाइन, द एसिड्स लाइक, ये जितने भी एसिड्स हैं ये आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दिस इज नाइट्रिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड, दे शो एसिडिक कैरेक्टर because they ionize in aqueous solution। आयनाइज का मतलब आयंस में टूट गया, एक अलग चार्ज आ गया एक आयन पे, दूसरे पे अलग चार्ज आ गया, ठीक है, ये होती है आयनाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, आयनाइजेशन। जब आपके पास एक मॉलिक्यूल कंपाउंड जो है, जब आप उसको किसी चीज के साथ मिक्स करते हैं, जनरली ओवर हियर इट इज written that we will mix it in water, so what we'll get, डिफरेंट आयंस, है ना, डिफरेंटली चार्ज आयंस, है ना, तो उसको बोलते हैं आयनाइजेशन। तो इसमें बोला आयनाइज टू एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ऊपर चार्ज लगा हुआ है तो क्या बोल देंगे, आयन बोलेंगे उसको, सिंपल हाइड्रोजन हम नहीं बोलेंगे। सिंपल हाइड्रोजन इज दिस, बट इट नेवर बी प्रेजेंटेड लाइक दिस, ये ऐसे प्रेजेंट होती है, ठीक है। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes. टू द नेक्स्ट थिंग, हम ये एक्टिविटी आपको टेस्ट करी हुई आपने खुद पढ़नी है, थोड़ा सा काम आप खुद भी किया करोगे, है ना, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। कि अब आर्हीनियस, अब जो पुराना कॉन्सेप्ट था, क्लासिकल कॉन्सेप्ट था, उसको हम भूल जाएंगे, उसको अब हम भूलेंगे तो नहीं, मतलब वो भी कहीं कहीं तो यूज होता है, बट अब जो है वो नया वाला कॉन्सेप्ट आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कि उसको, जो पुराना वाला कॉन्सेप्ट था उसको कुछ लोगों ने बोला कि भाई हम सब जगह इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज नहीं कर सकते हैं, टू चेक दैट द सब्सटेंस इज एसिड और बेस। तो आर्हीनियस ने क्या आपके पास एक कॉन्सेप्ट दिया, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। इसने एसिड्स के बारे में बताया और बेस के बारे में बताया, राइट। आई थिंक पिक्चर इज नॉट क्लियर, लेट मी क्लिक वन मोर, वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, ये साथ साथ में लिखना भी होता है, सिर्फ कैमरा फेस ही नहीं करना होता, लिखना भी होता है जो आपको दिखाया जा रहा है ना, इसलिए आपको ये फोटोज शेयर किए जा रहे हैं कि थोड़ा सा आपका टाइम बच जाए, फटाफट से लिख लो, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे लिखने में बहुत ज्यादा आपको टाइम लगता है, मतलब मुझे टाइम लगता है और फिर आपको भी टाइम लगेगा ना। तो देखो हमारे पास आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है, इज इट विजिबल? Yes, ma'am. Okay, so it is written
that acids are the substances which dissociate in aqueous solution to give hydrogen ion. आर्हीनियस क्या कहता है, क्या बोलता है कि एसिड्स कौन है जो क्या करते हैं, H पॉजिटिव रिलीज करते हैं. एसिड्स आर द सब्सटेंसेस, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, which releases H positive in their aqueous solution, in their aqueous solution. जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या देते हैं आपको, H पॉजिटिव रिलीज करते हैं. अब H पॉजिटिव के साथ एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा कि जब पानी ने लिया, यहाँ तो सिंपल दिया था कि HCl aqueous टूट जाता है किसमें, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. पर इसके अंदर पानी भी होगा तो पानी के साथ जब रिएक्ट करेगा ना ये, तो ये H पॉजिटिव पानी के साथ क्या बना देता है, H3O पॉजिटिव, विच इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर, राइट. Yes, ma'am. अगर कहीं आपको ये चीज दिख जाए, कोई लिखा है आपके पास, मतलब कोई सब्सटेंस लिखा है A प्लस उसमें लिखा हुआ H2O और आगे लिखा है, सपोज आपको ऐसा लिखा है, हम बात कर रहे हैं किस चीज के बारे में, कि सपोज आपको ऐसा लिखा हुआ है A एक सब्सटेंस है, उसमें H2O ऐड किया, आपको एक रिएक्शन लिख के दे दी कि भाई A आपके पास एक सब्सटेंस है और आपने रिएक्शन को देख के बताना है एसिड है या बेस है, और आपको प्रोडक्ट में ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है. ऐसा, इसमें से H निकल गया, यहाँ चला गया है. तो अगर आपको प्रोडक्ट में ये चीज मिलती है ना, हाइड्रोनियम आयन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लिखो, दिस इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन, इट इज रिटन ओवर हियर. क्या है ये, हाइड्रोनियम आयन. हाइड्रोनियम आयन इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर. H पॉजिटिव कहीं पे है तब भी आप बोलेंगे कि आपका जो सब्सटेंस है कुछ भी है वो कैसा है, एसिडिक है. H3O पॉजिटिव मिल जाए तब भी आप क्या कहते हैं कि इट इज एसिडिक इन नेचर, राइट. इसको सिंपल भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसा ये रिएक्शन दे रखे हैं ना, जैसे पीछे लिखे हुए थे वैसे भी लिख सकते हैं आप इनको. जरूरी नहीं है कि H3O पॉजिटिव ही आपको बनाना है, आप सिंपल ऐसा लिख सकते हैं कि हमारे पास जो HCl है उसका जो एक्वस सॉल्यूशन है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, ये H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ऐसा लिख दिया. साथ में यहाँ मेंशन कर दो दिस इज एक्वस, दिस इज एक्वस, ठीक है. ऐसा लिखते हैं तब भी ठीक है, ऐसा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस तब भी ठीक है. आर्हीनियस ने क्या बोला, मेरे साथ बोलेंगे एक बार, कि आर्हीनियस ने क्या बोला कि ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या करें, H पॉजिटिव आयन रिलीज करें, उनको हम क्या कहते हैं, एसिड्स. क्लियर? Yes, ma'am. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और इसी के साथ हम इसके बेस वाले कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा, कि आर्हीनियस के अकॉर्डिंगली बेस क्या थे. H पॉजिटिव लेने और देने के बारे में ही बात की थी उसने. तो जो सब्सटेंसेस H पॉजिटिव दे रहे थे, रिलीज कर रहे थे, उनको उसने बोला था एसिड. और जो गेन करते हैं ना H पॉजिटिव, द सब्सटेंसेस और द स्पीशीज व्हिच गेन H पॉजिटिव आयन, दोज आर बेसेस अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस. ऐसा जरूर लिखना होता है कि आर्हीनियस के अकॉर्डिंग बेस वो सब्सटेंसेस थे जो H पॉजिटिव क्या करते थे, गेन करते थे, राइट? Yes, ma'am. Yes. Is it clear? अब इस चीज को ना हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट स्टिल इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको अभी मतलब वो होना चाहिए था, पता होना चाहिए था कि जो H पॉजिटिव देंगे वो क्या होंगे, एसिड होंगे, जो लेंगे वो क्या होंगे, बेस होंगे, अकॉर्डिंग टू Arrhenius. आर्हीनियस. ये चीज है, ठीक है, क्लियर? चलो अगले इस पे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड. कि एसिड जो है ना, सारे के सारे एसिड जो है वो एक जैसी स्ट्रेंथ नहीं रखते हैं. कुछ एसिड्स होते हैं जो आपके लिए हार्मफुल होते हैं, कुछ एसिड्स हैं जो मतलब इतने ज्यादा हार्मफुल नहीं होंगे. जैसे एग्जांपल अभी देख लेते हैं हम.
स्ट्रेंथ की बात हो रही है कि आप घर में भी जैसे एसिड यूज कर रहे हैं, करते हैं एसिड यूज, कोई एसिड ऐसा मुझे बताओ जो आप घर में यूज करते होंगे डेली लाइफ में तो क्या कभी कभी यूज करते हैं? एनी एग्जाम्पल? विनेगर। ना, विनेगर है आपके पास, सिरका है ना, अचार वचार में डलता है, या नूडल्स खाने का मन है नूडल्स में डालते हैं जो भी बनाने वाले होते हैं ना, तो विनेगर इज ऑल्सो एन एसिड, पर आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, है ना? ओके, बट कुछ एसिड्स हैं Yes. जैसे आप एसिड अटैक्स के बारे में सुना होगा, मैंने पहले भी डिस्कस किए थे इस चीज के बारे में कि एसिड अटैक्स होते हैं, किसी के मुंह पे फेंक दिया ना, पूरा का पूरा मुंह जल जाता है। विनेगर आपके हाथ वाथ पे गिर जाए, जलता है कुछ? जल जाता है? No, ma'am. मैम। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। तो ये चीज होती है, स्ट्रेंथ की बात हो रही है कि कौन से ज्यादा स्ट्रांग हैं और कौन से कम स्ट्रांग। एसिड्स की क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं कि कुछ एसिड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स माने जाते हैं, और कुछ एसिड्स जो होते हैं वो कैसे माने जाते हैं? वीक एसिड्स। तो ये जो विनेगर है ये कैसा हुआ, स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा? आपको कोई फर्क पड़ रहा है? अगर ये ऐसा नेचर दिखाए जिससे आपको क्या हो, कुछ हार्म हो, कुछ अंदर आपको डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाए, तो ये कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, Strong है ना? acid. स्ट्रॉन्ग होगा, बट आपको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा इसको कंज्यूम करने से, तो ये स्ट्रॉन्ग हुआ कि वीक हुआ? वीक एसिड। है ना? ये कैसा होगा भाई आपके पास? ये होगा आपके पास वीक एसिड। अब हमें कैसे पता चलता है कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है? अब इस चीज को समझने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड ये चीज मानी गई कि ऐसे जो एसिड्स हैं जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, जो पूरी की पूरी तरह से ना टूट जाते हैं अपने आयंस में, जब पानी में उनको डिसॉल्व करते हैं, ऐसे रखे रखे नहीं, वो क्या टूटते हैं आयंस में। अब जैसे मैंने H2SO4 हमारे लैब में जो आता है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आता है। लैब में वो जो आपने बॉटल में भर के रखा हुआ एसिड, वो रखा रखा आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा। वो कब डिसोसिएट होगा? जब पानी में डिसॉल्व। है, या फिर वो कुछ प्रपोर्शन जो है, कुछ परसेंटेज जो है वो वैसा का वैसा ही रह रहा है, और कुछ जो है वो आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसके बेस पे हम कह देते हैं कि ऐसे आपके पास एसिड जो पूरी की पूरी तरह से आयनाइज हो जाए, आयंस में कन्वर्ट हो जाए, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और ऐसे एसिड जो पूरी तरह से आपके आयंस में कन्वर्ट नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं वीक एसिड। चलो ये चीज एक बार समझा देती हूँ मैं आपको। सपोज मेरे पास एक एसिड है HCl, मैं कहती हूँ ये स्ट्रॉन्ग है। मैं क्या बोलती हूँ? ढंग से समझनी है ये चीज, आपको +1 में भी आएगी डिटेल में, ठीक है? तो यहाँ पे ही आपको मैं समझा दूंगी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं। मैंने पानी में डिसॉल्व किया, मैंने पानी में डाल दिया, ठीक है? सपोज करो ये पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर रही हूँ मैं इसको। मैंने बोला कि इसके 50 मॉलिक्यूल्स थे, 50 HCl के मॉलिक्यूल आपने लिए, पानी में डाल दिए। पानी में डालने के बाद यहाँ मैं लिख देती हूँ एक्वस, ये कन्वर्ट हो गया H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव। कहता है कि 50 ही H पॉजिटिव आपके पास रिलीज हो जाए और 50 ही आपके पास Cl नेगेटिव बन जाए, तो इसको बोलते हैं हम कंप्लीट आयनाइजेशन या कंप्लीट डिसोसिएशन। जितने आपने स्टार्टिंग में कंप्लीट मॉलिक्यूल लिया था, जितनी क्वांटिटी ली थी, आपको जब वो डिसोसिएट हो जा रहे ना, तब भी आपको 50 और 50 ही Cl नेगेटिव मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 50 मॉलिक्यूल्स का मतलब ये हुआ कि 50 उसमें H थे और 50 ही उसमें क्या थे? Cl थे, ठीक है? दोनों मिक्स हो गए, मॉलिक्यूल बन गया HCl, और कितने बन गए इसके मॉलिक्यूल्स आपके पास? 50 मॉलिक्यूल्स। समझ आया कुछ? Yes, ma'am. कि आपने स्टार्टिंग में लिया था 50, मान लो 10 लिए, सपोज करो 10 लिए, तो यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10 आपको मिल रहे हैं। इसको बोलते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन। क्या कहते हैं? कंप्लीट डिसोसिएशन, राइट? इज इट राइट? और Yes, ma'am. सपोज यस मैम।
ए बी और उसके सपोज करो मेरे पास 20 मॉलिक्यूल्स थे, मैंने पानी में डाला, इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया और मुझे मिला यहाँ पे ये 10 और यहाँ पे ये 10। तो दिस इज नोन एज इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन में मुझे ये भी 20 मिलने चाहिए थे और ये भी 20 मिलने चाहिए थे। पॉजिटिव नेगेटिव लगा देते हैं हम इनको, ठीक है। तो इसको क्या बोला कि अगर ऐसा आपके पास केस हो, अब इस केस में क्या हुआ, आपने जो एक्वस सॉल्यूशन लिया, इसमें ए बी था, पानी डाला इसमें या पानी में इसको डाला, तो आपको क्या मिलना चाहिए था फाइनली आपको मिलना चाहिए था ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। अगर ये कंप्लीट डिसोसिएट होता तो आपको फाइनली यही चीज मिलती। बट जब ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हुआ, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ, ये 10 और ये भी 10, ठीक है, तो आपको जो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा, देखो उसमें ए पॉजिटिव भी मिलेगा, उसमें बी नेगेटिव भी मिलेगा, 10 मॉलिक्यूल इसके मिलेंगे और 10 मॉलिक्यूल पूरे के पूरे बच गए हैं आपके, किसके, ए बी के बच गए हैं, वो भी उसी एक्वस सॉल्यूशन में होंगे। तो ये तो भाई आयनाइज हुआ ही नहीं, जो 10 मॉलिक्यूल रह गए वो तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। तो दिस डिसोसिएशन इज नॉट अ कंप्लीट डिसोसिएशन। आपके पास जब आपके कुछ ऐसे एसिड जो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते हैं, उनमें आपके पास आयंस तो होते ही होते हैं, साथ में मॉलिक्यूल का भी कुछ कंटेंट जो है वो आपके फाइनल सॉल्यूशन में मिलता है आपको। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम एक और बात करेंगे। ये चीज समझ आ गई कि आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होंगे और वीक एसिड कौन से होंगे। द एसिड्स व्हिच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, they are called strong acids, and the acids which do not ionize completely in the water, they are known as weak acids, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो मैं इसका जो फोटो है वो भी शेयर करूं आपके साथ ना, एक बार आप वहां से देख लो और राइट द नेम्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। कुछ जो है वो आपको याद करने पड़ेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा जब आप याद कर लेंगे कि ये वाले एसिड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये वाले एसिड्स जो होते हैं और वीक होते हैं। एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि स्ट्रॉन्ग एसिड में जो है वो आपको एक फुल कंप्लीट एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं, जबकि यहाँ पे ये आपको डबल हेडेड एरो दिख रहा है। डबल हेडेड एरो का मतलब क्या है कि आयंस भी प्रेजेंट हैं, साथ के साथ आपका मॉलिक्यूल भी उस फाइनल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, क्योंकि पूरे के पूरा जो मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट नहीं हो पाया आयंस में। क्लियर है? ये ध्यान देने वाली बात है। जब भी आप वीक एसिड्स लिखते हैं ना, वीक एसिड्स को डिसोसिएट कराते हैं, और वीक एसिड में आपके पास जो है वो कौन कौन से एग्जांपल्स हैं ये दे रखे हैं, ठीक है, ये दे दिए आपको। वीक एसिड आपके पास एसिटिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, सबके फॉर्मूलाज, ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखा हमने, दिस इज हाइड्रोसाइनिन या हाइड्रोसाइनिक एसिड इसको बोलते हैं। अगला आपके पास फॉर्मिक एसिड है, नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये कुछ आपके पास वीक एसिड्स हैं, आपने लर्न करने हैं, याद करने हैं। समझ गए? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. आप करने पड़ेंगे, मैं कल पूछूं, कल तो है ही नहीं क्लास आपकी, है ना, पर स्टिल आपको ये याद करने हैं ना। एंड दिस there are few acids which are in the category of strong acids, that is HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है। क्लियर हुआ कुछ? ये लिख लीजिए, the acids which are completely ionized in water are strong acids, एग्जाम्पल लिखेंगे साथ में, and some acids which are not completely ionized in water, they are weak acids.
रखा है कि डबल हेडेड एरो लगाया हुआ है हमने, क्यों? क्योंकि उसमें आयंस भी प्रेजेंट होते हैं और ये मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होता है. दैट्स व्हाई वी पुट अ डबल हेडेड एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. राइट? Yes. Okay, come to the last paragraph. It is written over here कि भाई आपके पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएं. इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे? ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. दोज आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स. क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Substances or the species which are able to conduct the electricity from themselves, they are known as electrolytes. अब कहता है कि जो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जो कंप्लीटली आयनाइज हो गए हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. और जो पूरी तरह से आपके पास आयनाइज नहीं हुए हैं उनको हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट. मतलब क्या है इसका? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि उनमें से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और जो वीक है उनमें से कम इलेक्ट्रिसिटी पास होगी. ऐसा क्यों हुआ? एनी आइडिया? आइडिया लगाओ जरा. अब जो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ना, हमने बोला जैसे कि 50 मॉलिक्यूल्स थे और 50-50 उसके क्या बन गए? आयंस बन गए, पॉजिटिव और ई नेगेटिव, है ना? जबकि हम दूसरे चीज में केस में क्या बोल रहे हैं कि सपोज वी हैव 50 आयंस, दे आर नॉट कंप्लीटली आयनाइज्ड. सपोज 30 और 30 आयंस हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव बन गए. तो कहता है जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस आपके पास प्रेजेंट होंगे ना, मोर द नंबर ऑफ आयंस, ज्यादा लोग काम करने के लिए लगेंगे. सपोज मुझे ये कह दिया आपने डेस्क उठाने हैं, रूम नंबर 10 से रूम नंबर 11 में रखने हैं, अपने स्कूल की बात हम कर रहे हैं. और मैंने क्या किया कि भाई एक जगह पे मैंने कोई 20 लोग लगा दिए और सेम वैसा ही काम, सेम उतने नंबर ऑफ डेस्क मैंने 10 लोगों को बोला कि आपने लेके जाने हैं उस रूम में. ठीक है, 10 से 11 में शिफ्ट करना. तो कौन जल्दी जल्दी ले जाएंगे? 20 लोग जल्दी जल्दी से काम कर पाएंगे ना? Yes, कर ma'am. पाएंगे. वही आपका अब इलेक्ट्रिसिटी वाला सीन भी ऐसा ही है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है. जहां ज्यादा आपको कैरियर्स मिलेंगे, ले जाने वाले मिलेंगे, वो ज्यादा पहुंचा देंगे. जहां पे कम होंगे वो कम पहुंचाएंगे. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आयंस, ज्यादा नंबर होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगी. होगा ऐसा? तो strong electrolytes will conduct more electricity because it has more number of ions in it. Clear? लिखा है ये देखो. Is it clear? Yes, ma'am. So this is all for lecture. This is all for today's lecture, right?